इंडिया में एक एवरेज इंसान 1 लाख से 5 लाख रुपए कमाता है और अमेरिका में एक एवरेज इंसान 60 लाख से 1 करोड़ रुपए तक कमाता है। मतलब यूएसए का हर आदमी एक इंडियन से 30 गुना ज्यादा कमाता है। क्या रीजन है कि हम इंडियंस अमेरिकन से ज्यादा पैसे नहीं कमा पाते? इसके पीछे 2 मेन कारण है, जिनमें से सबसे पहला है सेविंग्स। अब मान लेते हैं आप अपनी सैलरी में से 30 से 40% सेव करते हैं और उसे बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। उसके बदले बैंक आपको इंटरेस्ट पे करता है 4 से 5% ईयरली, और आप सोचते हैं आपने पैसा भी सेव कर लिया और आपका पैसा बैंक में रखा रखा बढ़ गया। लेकिन आपने सोचा कि इतने टाइम में महंगाई कितनी बढ़ी। इंडिया में सिर्फ पिछले साल 5.6% इन्फ्लेशन बढ़ा है। मतलब देखा जाए तो आपके पैसों की वर्थ बढ़ी नहीं है बल्कि कम हो गई है। चलिए टेक्निकली सोचा जाए तो आपने पैसे सेव तो किए, लेकिन उसे इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी गवा दी। अब सोचिए, आपने ये पैसे म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में लगाए होते, आपको अराउंड 20 से 25% रिटर्न मिल सकता था। मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो साल के एंड में आपको 1,20,000 रुपए मिलते। लेकिन स्टॉक मार्केट में कूदने से पहले इस वीडियो को पूरी तरह से समझे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कोई शॉर्टकट नहीं है पैसे कमाने का, बल्कि एक मैराथन है। लेकिन अगर आप डटे रहेंगे तो जरूर जीतेंगे। दूसरा रीजन जो हम इंडियंस अमेरिकन से ज्यादा पैसे नहीं कमा पाते, वो है हमारी एक्सपेंसेस करने वाली सोच। हम शादियों में 10 से 20 लाख उड़ाने में नहीं डरते, और अगर हमें 5-6 लाख की गाड़ी लेनी हो तो हम आराम से जाके एक लोन लेते हैं और एक गाड़ी निकाल देते हैं। लेकिन शादियों में इतने पैसे लगाने के बाद वो वापस तो आएंगे नहीं, और गाड़ी शोरूम से निकलते ही उसकी वैल्यू गिर जाती है। और वहीं हमें कोई बोल दे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करो, आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, और एकदम से हमें सारे नेगेटिव पॉइंट याद आ जाते हैं, रिस्क याद आ जाता है, हमारी मैथ अच्छी हो जाती है। लेकिन अगर आप दिमाग लगाकर सोचें तो स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में अगर पैसे इन्वेस्ट किए होते तो 50% तो चांस था कि वो बढ़ सकते हैं। मैं इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। जब अमेज़न पे सेल निकलती है और आईफोन 50,000 का मिलता है, आपको लगता है क्या बढ़िया डील है और आप तुरंत उसे बाय कर लेते हैं। और वहीं अगर स्टॉक मार्केट गिर जाती है तो आप बोलते हैं अच्छा हुआ भाई मैंने उसमें पैसे नहीं लगाए, मेरे पैसे बच गए। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि स्टॉक मार्केट कभी उठेगी नहीं। आज देखिए इंडियन स्टॉक मार्केट कैसा परफॉर्म कर रही है। तो अगर आप इन दोनों पॉइंट से ऊपर उठने के लिए तैयार हैं तो मैंने ये वीडियो बनाई है कि आप इन्वेस्टमेंट कैसे शुरू कर सकते हैं एज अ बिगिनर। और ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए आपको 1 लाख या 10 लाख रुपए चाहिए। आप 1000 रुपए से या 500 रुपए से या इवन 100 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। और देखा जाए तो फ्री में भी आप इन्वेस्टमेंट की नॉलेज तो गेन कर ही सकते हैं, और जब आपके पास पैसे आ जाएंगे तो आप उसे अप्लाई कीजिए। अगर आप भी इंडिया से बिलोंग करते हैं तो आपका भी सेविंग्स और एक्सपेंसेस करने वाला माइंडसेट होगा, और आप बोलेंगे लेकिन उमंग मैं अपने पैसे क्यों इन्वेस्ट करूं? चलिए मैं आपको कन्विंस करने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। किसी बिजनेस में जब एम्प्लॉइज काम करते हैं तो वो अपनी एक्सपर्टीज यूज करके बिजनेस को प्रॉफिट कमा कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट भी एक बिजनेस की तरह है, बस यहाँ पे आपके एम्प्लॉइज हैं आपके लगाए हुए पैसे, जो दिन रात आपके लिए काम करेंगे और आपको प्रॉफिट कमा कर देंगे। अब इसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। राज एक 25 साल का कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है और वो 9 to 5 जॉब करता है किसी कंपनी में। उसकी साल की इनकम है 5 लाख और वो चाहता है कि उसे 10 साल में 1 करोड़ रुपए जमा करने हैं। तो मान लेते हैं वो हर साल 4 लाख रुपए सेव करता है और सिर्फ सेविंग करके उसे 25 साल लगेंगे 1 करोड़ रुपए कमाने में। मतलब जब वो 50 साल का हो जाएगा तब वो 1 करोड़ रुपए यूज कर पाएगा। और 5 लाख की सैलरी में 4 लाख सेव करना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं मनीष का। मनीष भी 25 साल का है और सेम कंपनी में काम करता है। उसका पैकेज भी 5 लाख पर एनम है और मनीष को भी 10 साल में 1 करोड़ रुपए जमा करना है। लेकिन मनीष एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है। वो अपनी सैलरी में से 3 लाख रुपए निकालकर स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में लगाता है, जहां उसे हर साल 20% की रिटर्न मिलती है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो सिर्फ 10 साल में वो 1 करोड़ रुपए जमा कर लेगा। ये हुआ एक रियलिस्टिक और रीजनेबल सिनारियो। अब मनीष उस समय 35 साल का होगा, वो कोई बिजनेस शुरू कर सकता है या घर खरीद सकता है। अपनी कैलकुलेशन को सिंपल रखने के लिए मैंने टैक्स और इन्फ्लेशन ऐड नहीं किया है। अब इसी को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सपोज करते हैं आपने $1 इन्वेस्ट किया और जब आप इनिशियली इन्वेस्ट करते हैं तो आपको थोड़ा कम रिटर्न मिलता है, लेकिन बाद में कंपाउंड होता है और आपको एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलती है। इस चार्ट में देखिए, इनिशियली जब आपने $1 लगाए थे और आपको 20% रिटर्न मिल रहा था तो आपके 15 साल में पैसे 15 गुना हो गए थे। लेकिन 15 साल बाद देखिए, यहाँ होता है जादू। जब आपके ये पैसे कंपाउंड होना स्टार्ट हुए तो 15 साल बाद ही ये पैसे 237 गुना हो गए। मतलब अगर आपने सिर्फ $1 लगाए होंगे तो वो 30 साल बाद 237 गुना हो जाएंगे। अब सोचिए अगर आपने $100 लगाए होते या $1,000 लगाए होते, है ना कमाल। और यही वो मैजिक है जो बड़े इन्वेस्टर्स और बड़े बिजनेसमैन समझते हैं। अगर अब आप मेरी बात से कन्विंस हो गए हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू करने के लिए तैयार हैं तो आप ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इन्वेस्टमेंट के पहले स्टेप से, उधार खत्म करो। अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है तो ध्यान रखें कि आप टाइमली उसकी पेमेंट करें, क्योंकि उस पर आपको 30% तक रिटर्न देना पड़ सकता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने क्रेडिट कार्ड का अनपेड बैलेंस क्लियर करें। और अगर आपने कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं लिया है तो मुबारक हो, आप बहुत ही समझदार इंसान हैं और आप एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने के काबिल हैं। क्रेडिट कार्ड कंपनीज बहुत इंटेलिजेंट होती हैं और आपसे एक फॉर्म भरवाकर साइन करवा लेती हैं और आपके घर क्रेडिट कार्ड भेज देती हैं। और आपको लगता है कि आपने तो क्रेडिट कार्ड यूज ही नहीं किया, आपको बिल किस बात का आएगा। लेकिन ये साल के एंड में आपको एक बड़ा सा बिल फाड़ कर दे देंगे। और अगर आप टाइमली उसकी पेमेंट नहीं करते तो वो कंपाउंड होता रहेगा और आपको उससे ज्यादा पे करना पड़ सकता है। और ऑलमोस्ट सारे बैंक से टेक्निक फॉलो करते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं इस टॉपिक पर एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपने कोई पर्सनल लोन या एजुकेशन लोन लिया है तो उस पर भी
आपको 15 से 20% तक इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है। तो कभी भी इन्वेस्ट करने से पहले ध्यान रखें कि आप ये अनपेड बैलेंस क्लियर रखें। और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पर्सनल लोन लेना बिल्कुल अवॉइड करें। और अगर आपकी कोई मजबूरी है और आपको लोन लेना ही है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप होम लोन या गोल्ड लोन लें, क्योंकि उस पर कंपैरेटिवली आपको कम इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है, अराउंड 8 से 12%। जब घर आपका हो जाएगा तो वो आपकी एक इन्वेस्टमेंट बन जाएगी। और कभी भी आपको कार या बाइक लेनी है तो देखें कि आपको रियलिस्टिकली उसकी कितनी जरूरत है। ये नहीं कि आपकी इनकम 5 लाख है और आप 15 लाख की गाड़ी ले रहे हैं। इस केस में बेस्ट होगा कि आप सेकंड हैंड कार या सेकंड हैंड बाइक की तरफ जाएं। उसमें आपको कम इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा और जब आप उसको रीसेल करेंगे तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। चलिए, आपको उधार सॉर्ट हो गया, अब क्लियर करते हैं आपकी जरूरतों को। आपकी सबसे पहली जरूरत में आता है इंश्योरेंस। जब आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखेंगे तभी तो आप अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसे यूज कर पाएंगे फ्यूचर में। ये आपको तब समझ में आएगा जब हॉस्पिटल आपके मुंह पर एक बड़ा सा बिल फाड़ के देगा। चलो, ये तो वर्स्ट केस सिनेरियो हो गया, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए एक अच्छा सा इंश्योरेंस प्लान खरीद कर रखें। आपको जो भी कंपनी अच्छी लगे और जो भी प्लान आपके हिसाब से सूटेबल हो। अब आपने उधार चुका दिया, इंश्योरेंस भी ले लिया, अब बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ, पे योरसेल्फ फर्स्ट। इस फॉर्मूला को रॉबर्ट कियोसाकी ने इस बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। वो कहते हैं कि कभी भी बिल भरने से पहले या इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप खुद को पे करिए। इससे आपको मोटिवेशन मिलेगी और पैसे कमाने की, और आप क्रिएटिव वेज ढूंढेंगे पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए। अब इसे हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहली हो गई इन्वेस्टमेंट, दूसरी हो गई आपकी सेविंग्स। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि सेविंग करना गलत है, लेकिन बिल्कुल सेविंग ना करना भी एकदम गलत है। और तीसरी जगह हम इसे एलोकेट करेंगे अपने एक्सपेंसेस में। वैसे तो आप इसे इक्वली डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे ज्यादा एलोकेट करें इन्वेस्टमेंट में, फिर अपनी सेविंग्स में और लास्ट में अपने एक्सपेंसेस में। मार्क क्यूबन ने कहा है कि 20s में आपको एक गरीब की तरह रहना चाहिए। एक स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा अपने एसेट्स को बढ़ाने पर ध्यान देता है और अपने एक्सपेंसेस को कम से कम रखता है। बड़े बिजनेस ओनर्स कभी भी अपने पैसों से महंगी गाड़ियां या महंगे बंगलो नहीं खरीदते। वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, फिर उससे जो रिटर्न आता है वो उसे स्पेंड करते हैं बड़ी गाड़ियां और महंगे घर खरीदने के लिए। तो टेक्निकली सोचा जाए तो वो अपनी डायरेक्ट इनकम यूज करते ही नहीं। और वहीं मिडिल क्लास लोग अपनी इनकम से ज्यादा बड़ी गाड़ी ले लेते हैं, उससे बड़ा घर ले लेते हैं और जिंदगी भर लोन की ईएमआई भरने में निकाल देते हैं। यही रीजन है कि मिडिल क्लास लोग हमेशा मिडिल क्लास रह जाते हैं। तो अगर आप इस रैट ट्रैप से बाहर निकलना चाहते हैं तो अपनी फाइनेंशियल नॉलेज एक्सपैंड करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, अब हमने अपनी इनकम में से कुछ पैसे निकालकर खुद को पे कर दिए। अब इसे कहाँ इन्वेस्ट करें कि आपको एक अच्छा रिटर्न मिले? आपके पास सबसे पहला ऑप्शन है स्टॉक मार्केट। और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले ये समझ लीजिए कि वो कैसे वर्क करती है। अब टाटा कंपनी का एग्जांपल लेते हैं। टाटा कंपनी कार्स बनाती है और उसे अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए और पैसे चाहिए, तो वो सेबी और एनएसई के पास जाती है और अपने स्टॉक्स वहां पे रजिस्टर करवा लेती है। अब वहां से टाटा के स्टॉक्स आपके और मेरे जैसे लोग खरीद सकते हैं। और हमारी तरह कई सारे लोग हैं जो टाटा कंपनी पे ट्रस्ट करते हैं और अपना पैसा वहां इन्वेस्ट कर देते हैं। अब टाटा इस पैसे को यूज करती है अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए। वो नई गाड़ियां लॉन्च करते हैं, नए शोरूम्स खोलते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में अपनी गाड़ियां लॉन्च करते हैं। इससे टाटा का प्रॉफिट इंक्रीज होता है और वो ये प्रॉफिट नॉर्मल पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जिसे हम डिविडेंड कहते हैं। और टाटा की तरह कई सारी कंपनीज हैं जो स्टॉक मार्केट पे रजिस्टर्ड है। आप जाकर उनके स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन टाटा तो एक ट्रस्टवर्दी कंपनी है। ऐसी कई सारी कंपनीज होती हैं जो खुलने के बाद एकदम लॉस में चली जाती हैं, और यही रिस्क होता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का। या तो आपके पैसे बढ़ सकते हैं या एकदम गायब हो सकते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप अपने पैसे समझदारी से इन्वेस्ट करें। देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना तो बहुत आसान है, लेकिन वहां से प्रॉफिट निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसके लिए आपको चाहिए नॉलेज और एक्सपीरियंस। अगर आप स्टॉक मार्केट में अपनी नॉलेज एक्सपैंड करना चाहते हैं तो आप कई सारी वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब पे, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बात किसी के ना माने, सिर्फ अपने दिमाग की सुने। उसके लिए थोड़ा टाइम लग सकता है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इन्वेस्टमेंट करना एक मैराथन है। ये कोई 100 मीटर की रेस नहीं है कि आप 10 सेकंड में जीत जाएंगे। एक अच्छा तरीका है यूट्यूब और दूसरा अच्छा तरीका है आप किताबें पढ़ें। पहली बुक मैं आपको रिकमेंड करूंगा रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। इसमें उन्होंने बताया है कि एक रिच डैड अपने बेटे को क्या सिखाता है और एक मिडिल क्लास डैड अपने बेटे को क्या सिखाता है। आप आराम से डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि अमीर लोग अमीर क्यों होते जा रहे हैं और मिडिल क्लास लोग मिडिल क्लास ही रह जाते हैं। दूसरी बुक मैं आपको रिकमेंड करूंगा द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम। वॉरेन बफे जब 19 साल के थे वो इसी बुक से इंस्पायर हुए थे और उन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू किया था और आज वो वर्ल्ड के 7th रिचेस्ट इंसान है। और वॉरेन बफे कहते हैं कि अगर आप अपना नेटवर्थ बढ़ाना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल बुक्स पढ़िए। आप उनके एक्सपीरियंस से सीखेंगे तभी तो अपना दिमाग लगा पाएंगे। तीसरी बुक मैं आपको रिकमेंड करूंगा स्टॉक्स टू रिचेस बाय पराग पारिक। इसमें उन्होंने बताया है कि एक इन्वेस्टर की साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए। सारी बुक्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चाहें तो उन्हें चेक कर सकते हैं। तो अब आपने सोच लिया है कि आपको अपने पैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने हैं। इसके लिए इंडिया में कई सारी ट्रस्टवर्दी ऐप्स हैं जैसे ग्रो, इंड मनी और अपस्टॉक्स। वहां जाकर आपको एक डीमैट अकाउंट खोलना है। जैसे बैंक में जाकर आप अपना खाता खुलवाते हैं, इसे बिल्कुल वैसा ही समझिए। बस आप अपना अकाउंट खुलवा रहे हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए।
तो डीमैट अकाउंट खोलते समय आपकी कुछ पर्सनल और टैक्स इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी। फिर आपका एक केवाईसी होगा और एक डॉक्यूमेंट में आपको साइन करना होगा। इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको 10 से 20 मिनट लगेंगे और आपका एक डीमैट अकाउंट खुल जाएगा। फिर आप इजीली यूपीआई से भी अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन एकदम से बहुत सारे पैसे मत लगा देना। पहले बहुत कम अमाउंट में अपने पैसे इन्वेस्ट करिए ताकि आपको कम से कम लॉस हो, और धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ उसे सीखिए। तो आपको टाइम लगेगा एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड करने में। और आप सोच रहे हैं नहीं मैं तो 1-2 महीने में आग लगा दूंगा, तो आप सिर्फ अपने बैंक अकाउंट में आग लगाएंगे। तो इसलिए मैं विनती करता हूं आप अपनी समझदारी से इन्वेस्ट करना। अगर आपको स्टॉक्स बहुत रिस्की लगता है तो एक बिगिनर इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा ऑप्शन है म्यूचुअल फंड्स। आप एक नए इन्वेस्टर हैं और आपको स्टॉक मार्केट की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, लेकिन आपके पास कुछ पैसे हैं जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो आप चाहेंगे काश कोई एक्सपर्ट होता जो आपके पैसे इन्वेस्ट कर दे और मुझे एक रिटर्न लाकर मुझे दे देता। तो म्यूचुअल फंड्स बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपके पैसे एक इक्विटी टीम के पास जाएंगे और वो स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट्स होते हैं। अब वो उस पैसे को यूज करते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, फॉरेन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और जब उससे एक अच्छा रिटर्न मिलता है तो वो प्रॉफिट सारे इन्वेस्टर्स में डिवाइड होता है। जनरली एक डिसेंट म्यूचुअल फंड में आपको 20 से 30% का रिटर्न मिल सकता है ईयरली बेसिस पर। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपना पैसा बिना दिमाग लगाए म्यूचुअल फंड में लगा देंगे। आपको डिसाइड करना है कि कौन से म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट है। जनरली 3 तरीके के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। लार्ज कैप, जिसमें जनरली इंडिया की बेस्ट 50 या 100 कंपनीज होती हैं। तो जनरली जब इन कंपनीज का स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती है और ये कंपैरेटिवली काफी सेफ माना जाता है और आपको ईयरली बेसिस पर 20 से 25% का रिटर्न मिल सकता है। दूसरी कैटेगरी आती है मीडियम कैप। इसमें मीडियम साइज की कंपनीज होती हैं। इसमें रिस्क थोड़ा मीडियम और हाई है और इसमें आपको रिटर्न मिल सकता है 30 से 40% का। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल सेफ है। मान लीजिए अगर वो कंपनीज डूब गई तो आपका सारा पैसा भी डूब सकता है। और तीसरी कैटेगरी आती है स्मॉल कैप। इसमें बाकी सारी छोटी कंपनीज होती हैं जो अभी ग्रो कर रही हैं और काफी रिस्क होता है उनके डूब जाने का। तो आपको 40 से 50% तक का रिटर्न मिल सकता है ईयरली बेसिस पर, लेकिन इसमें रिस्क आपका बहुत ज्यादा हाई होता है। तो आपको डिसाइड करना है कि आप किस तरीके के इन्वेस्टर हैं। अगर आप सेफ रहना चाहते हैं तो लार्ज कैप में इन्वेस्ट करिए। अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तो मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर आप डूबने से नहीं डरते तो आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने के लिए आपको कोई दूसरी ऐप नहीं चाहिए। जो मैंने पहले ऐप्स बताई थी आप उन्हें ही यूज कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में पैसे डालने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है लमसम अमाउंट, मतलब आप एक फिक्स क्वांटिटी में अपने पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं। आप 500 रुपए कर सकते हैं, 1000 कर सकते हैं, 10,000 कर सकते हैं या 1 लाख भी कर सकते हैं। वो आपके ऊपर और आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरा तरीका होता है कि आप एक SIP बना लें। इसका मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और ये बिल्कुल नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन की तरह काम करता है। जैसे नेटफ्लिक्स के लिए 200 रुपए आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाते हैं, सेम आप म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं SIP बनाकर। हर महीने आपके बैंक अकाउंट में से एक फिक्स अमाउंट डिडक्ट होकर आपके म्यूचुअल फंड में चला जाएगा। और आप SIP को 100 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं और आपको कंपाउंड रिटर्न मिलेगा साल के एंड में। आपके पास पैसे हैं और हम इंडियंस को सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट लगती है प्रॉपर्टी खरीदना, लेकिन आपके पास इतने ज्यादा पैसे नहीं है कि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर पाए। तो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है कि आप रीट्स में इन्वेस्ट करें। रीट की फुल फॉर्म होती है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसमें आप रियल एस्टेट बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं बिना प्रॉपर्टी खरीदे। मान लीजिए कंपनी है जो रियल एस्टेट बिजनेस में काम करती है, वो सेबी और NSE के पास जाती है और खुद को रजिस्टर कर देती है, और आपकी और मेरी तरह नॉर्मल पब्लिक रीट्स में इन्वेस्ट कर सकती है। और जो ये रियल एस्टेट बिजनेस होते हैं ये हमारे पैसे को यूज करते हैं अपने बिजनेस को और एक्सपैंड करने के लिए। ये नए मॉल्स बनाते हैं, हॉस्पिटल्स खोलते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और जब उससे प्रॉफिट आता है तो वो सारे इन्वेस्टर्स में बांट देते हैं। जैसे अगर आप इस रीट का एग्जांपल ले, नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट, ये मई 2023 में लॉन्च हुआ था और उस समय उसका प्राइस था सिर्फ 100 रुपए, लेकिन अब इसकी वैल्यू बढ़कर हो गई है 134 रुपीज। मतलब जिन्होंने भी इस रीट में इन्वेस्ट किया था उनके पैसे 34% बढ़ चुके हैं। लेकिन रियल एस्टेट मार्केट भी रिस्की होती है, स्टॉक मार्केट की तरह ये भी गिरती और बढ़ती रहती है, तो आप इसमें भी अपने पैसे समझदारी से इन्वेस्ट करें। इसके अलावा आपके पास 2 और ऑप्शन है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना या गोल्ड खरीदना। मैं इन दोनों कैटेगरीज को डिटेल में कवर नहीं करूंगा क्योंकि इनके लिए आपको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो जब आप बाकी तरीकों से इन्वेस्टमेंट करना सीख जाएं तब आप इन दोनों ऑप्शन में मूव कर सकते हैं। और आखिरी पॉइंट जो किसी भी बिगिनर इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। मान लीजिए दोबारा इंडिया में कोरोना जैसी सिचुएशन आ जाती है, या इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, या पूरी स्टॉक मार्केट डूब जाती है, तो ऐसे समय पे अच्छा होगा कि आपने बाकी जगह इन्वेस्टमेंट करी हो। रिच लोग कभी भी अपना पैसा एक जगह पे इन्वेस्ट नहीं करते, उनके पास एटलीस्ट 8 से 10 तरीके होते हैं अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने के। ये गेम भी आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा जब आप इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कदम लेंगे। और कभी भी ये मत सोचना कि आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एकदम से अमीर हो जाएंगे। याद रखना एक मैराथन है, और कभी भी कोई कोर्स बाय करने से या मल्टी लेवल मार्केटिंग करने से आप रिच नहीं होंगे। तो आप अपनी समझदारी से पैसे इन्वेस्ट करिए, किसी के बहकावे में आकर नहीं। YouTube पे आपको कई सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो आपको सही गाइड करेंगे कि आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करनी चाहिए। आप उन सारी वीडियो से नॉलेज एक्सपैंड करिए, अपनी खुद की रिसर्च करिए और बहुत सारी किताबें पढ़िए। इससे आपका एक इन्वेस्टर माइंडसेट डेवलप होगा। इन सारी किताबों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, अगर आप चाहें तो उन्हें चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं इनमें से कोई भी टॉपिक डिटेल में डिस्कस करूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं भी आप ही की तरह एक मिडिल क्लास इंसान हूं, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें
और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज उमंग दयाल। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।